कोठी के अंदर गहरी तारीकी थी। मैं एक दीवार के साथ लगा खड़ा था। मेरे हाथ के पास ही स्विच बोर्ड था। मैं किसी भी बटन को दबाता तो कोठी के उस कमरे या कॉरिडोर में रोशनी हो जाती। मुझे यही मालूम न था कि किसी कमरे में हूँ या कॉरिडोर में। मेरे बाएं तरफ स्विच बोर्ड था और दाएं तरफ दरवाजा। कोई एक या एक से ज्यादा दुश्मन दरवाजा खोलकर आते और रोशनी के लिए स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाते तो मैं उन्हें दबोच लेता। मैंने सोच लिया था कि ऐसा हो तो फिर अंधेरे में हो, ताकि तारीकी में आंख मचोली खेलते हुए फाइट हो तो वो मुझ पर हमला न कर सके। मैं स्विच बोर्ड के कभी इधर कभी उधर रहता तो किसी को बटन दबाकर रोशनी करने का मौका न देता और उन्हें अंदर आने के बाद दूसरी बार दरवाजा खोलकर बाहर जाने का मौका न देता। उसका एक फायदा ये भी होता कि वो तारीकी में फायर न करते। फायरिंग से उनका अपना कोई साथी हलाक हो सकता था। वो मुझे देख न पाते क्योंकि रोशनी से आते और मैं बड़ी देर से तारीकी में कुछ देखने लगा था। बाहर सड़क के 3-4 नियॉन साइन के होर्डिंग्स की धीमी धीमी रोशनी इस पहले कमरे में पहुंच रही थी। यानी अब मुझे मालूम हो गया था कि मैं किसी कॉरिडोर में नहीं, कमरे में हूँ। बीना मुखर्जी मेरे लिए मेकअप का सामान लेने गई थी। मैं उससे ये पूछना भूल गया था कि इस कोठी में कोई रात को आता है या नहीं। अगर आता है तो रात को उस कोठी में रोशनी होती होगी, वरना तारीकी रहा करती होगी, और जहाँ तारीकी रहा करती हो वहाँ रोशनी करने से आसपास की कोठियों वाले ताज्जुब से उधर आ सकते हैं। या जिस तरह पुलिस और रॉ के अफसरान शिल्पा को या मुझको तलाश करने इस कोठी में आए थे जहाँ मुझे एक कमरे में कैद किया गया था, उसी तरह वहाँ से सिर्फ 200 गज की दूरी पर गश्त करते हुए आ सकते थे। जब मुझे कमरे में कुछ नजर आने लगा तो मुझे आगे बढ़ते हुए कुछ सोफे और टीवी वगैरह दिखाई दिए। बिल्कुल करीब जाने से चीजें दिखाई देती थीं। मैं दोनों हाथ फैलाते हुए दूसरी तरफ की दीवार तक आया। फिर दीवार के साथ लगकर जाने से एक दरवाजा मिला। मैंने उसे टटोल कर हैंडल को पकड़ा, उसे दबाया तो दरवाजा खुल गया। नियॉन साइन की रोशनी में एक बेडरूम की झलक नजर आ रही थी। मैंने रास्ता टटोल कर खिड़की के पास आकर उसके बारीक पर्दे हटाए और खिड़की के 2 पट खोले तो अच्छी खासी रोशनी अंदर आई। कमरे की हर चीज किसी हद तक नजर आने लगी। डबल बेड के ऊपर एक अटैची रखी हुई थी, जबकि उसे अटैची स्टैंड या अलमारी के अंदर होना चाहिए था। मैंने करीब आकर उसे खोला। वो लॉक्ड नहीं था। नीम रोशनी में कुछ कपड़े, कागजात और एक पासपोर्ट मिला। कपड़ों की तलाशी ली तो एक रिवॉल्वर, बुलेट्स का एक पैकेट और साइलेंसर मिला। रिवॉल्वर पहले से लोडेड था। मैंने बुलेट्स के पैकेट को सफरी बैग में रखा, फिर रिवॉल्वर के साथ साइलेंसर लगा लिया। इस तरह सामान से जाहिर था कि फिर एक या एक से ज्यादा लोग रहने वाले हैं। अटैची में सिगरेट के कई पैकेट और एक लाइटर था। मैंने उस लाइटर को जलाया, रोशनी हो गई। एक और दरवाजा दिखाई दिया। मैं उसे खोलकर अंदर गया, फिर एकदम ठिठक गया। मुझसे जरा दूर एक बेड पर एक औरत चारों शाने चित लेटी सो रही थी। दरवाजे के पास लाइटर की रोशनी में उसका चेहरा साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। मैं समझ नहीं सकता था कि वो कौन है। यहाँ मेरी कोई शिनासा नहीं थी। मैं चेहरा देखकर भी शायद उसे पहचान न सकता था। मैं दरवाजे पर ही चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। वो बिल्कुल साकित पड़ी हुई थी। गहरी नींद इंसान को इस तरह बेहिसो हरकत कर देती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई है। मैंने करीब जाने से पहले उस कमरे के दूसरे दरवाजे को देखा। वो पूरी तरह खुला हुआ था। कोई खतरा पेश आता तो मैं वहाँ से निकलकर कोठी के पिछले हिस्से से फरार हो सकता था। फिर दिमाग में बात आई, इस खुले हुए दरवाजे के दूसरी तरफ दुश्मन मेरी ताक में होंगे। मैं लाइटर को बुझाकर वापस उस कमरे में आया जहाँ तारीकी में देर तक खड़ा रहा था। बहुत ही धीमी धीमी रोशनी में इस हद तक दिखाई दे रहा था कि मैं किसी चीज से टकराए बगैर दरवाजा खोलकर एक कॉरिडोर में आया। वहां से गुजरता हुआ एक और कमरे के दरवाजे पर आया। वो भी पूरी तरह खुला हुआ था। अंदेशा बढ़ गया। मैं तारीकी में दुश्मनों से आंख मचोली खेलना चाहता था। अब दुश्मन मुझसे आंख मचोली खेल रहे थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं अंधेरे में चारों तरफ से घेरा जा रहा हूं। ऐसे हालात में जिस्मानी कुव्वत से ज्यादा जहानत और मक्कारी काम आ सकती थी। मैं फर्श पर औंधे मुंह लेट गया। चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ खुले हुए दरवाजे की दहलीज पर आया। थोड़ी देर वहां रुककर तारीकी में देखने की कोशिश करने लगा। कमरे में रखे हुए सामान की झलक दिखाई दे रही थी। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि सामान के पीछे दुश्मन छुपे हुए हैं या नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ दूसरे खुले हुए दरवाजे के करीब पहुंचा। पता चला दूसरा कमरा वही था जहां एक औरत चारों शाने चित लेटी हुई थी। अब भी उसकी हल्की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। मैं फर्श पर से उठकर खड़ा हो गया।
मेरे एक हाथ में साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर था और दूसरे हाथ में लाइटर। मैंने लाइटर को रोशन करना चाहा। इससे पहले ही कोठी के तमाम कमरे बैक वक्त रोशन हो गए। तमाम कमरों के बल्ब और ट्यूबलाइट्स के स्विच पहले से ऑन थे, फिर भी तारीकी थी। मेन स्विच को ऑन करने से पूरी कोठी रोशन हो गई थी। मैंने रोशनी में देखा, शिल्पा एक लाश की तरह पड़ी हुई थी। रोशनी होते ही उसने आंखें खोल दी। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। वो मुस्कुराकर बोली, तुम जिस्मानी लिहाज से हैरत अंगेज तौर पर बेइंतहा ताकतवर हो, मगर अक्ल से खाली हो। मैं तुम्हारी तरह अहमक तो नहीं हूँ कि एक अटैची में साइलेंसर और रिवॉल्वर रख देती। तुम्हारे हाथ में एक नाकारा रिवॉल्वर है, उसे लोड करके रखा गया। अगर उसे खाली रखा जाता तो तुम उसके ट्रिगर को दबाकर उसे आजमाते। तुम्हें मालूम हो जाता कि ट्रिगर लूज हो गया है। अभी मुझे गोली मारो, पता चलेगा कि ये ढीला है। ट्रिगर दबता है मगर गोली नहीं चलती। मैंने उसका निशाना लेकर ट्रिगर को नहीं दबाया। उससे कहा, तुम शैतान की बेटी हो, यकीनन तुमने यही किया होगा। वो कह लगाने लगी। फिर उसने कहा, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मैं इस कोठी में आई तो तारीकी में मुझे तुम्हारी और बीना की आवाज सुनाई दी। वो जल्द वापस आने का वादा करके यहाँ से गई। तुम तन्हा रह गए। मैंने सोचा एक भी गोली चलाऊंगी और तुम बच जाओगे तो मेरे लिए मौत बन जाओगे। तब मैं दूसरे कमरे में दबे कदमों चली गई। मैं उसके हाथ में पिस्तौल देख रहा था। वो कह रही थी, तुमने जो अटैची खोली उसे लेकर मैं एयरपोर्ट गई थी। इस कमरे में ये नाकारा रिवॉल्वर था। मैंने सोचा अगर ये साइलेंसर के साथ तुम्हारे हाथ आ जाए तो तुम अपना कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करोगे। ये बेहतर समझोगे कि बे आवाज रिवॉल्वर से दुश्मनों का खात्मा करना चाहिए ताकि बाहर फायरिंग की आवाज न जाए। इसे कहते हैं जहानत। तुम्हारे पास जो पिस्तौल और रिवॉल्वर होगा वो तुम्हारे लिबास के अंदर रह गया है और मेरी चालाकी से पेश किया हुआ रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं मौत से नहीं डरता, मगर मरने से पहले कुछ चालाकियां तुमसे सीखना चाहता हूँ। ये बताओ, मैं उस दरवाजे पर लाइटर जलाए खड़ा था, तुमने मुझ पर गोली क्यों न चलाई? वो बोली, लाइटर की रोशनी नाकाफी थी। निशाना खता होता तो तुम बचकर चले जाते। फिर मैं ये जानती थी कि मेरे करीब आओगे तो नाकारा रिवॉल्वर ही लेकर आओगे। मैंने कहा, बीना को यहाँ से गए हुए 1 घंटा हो रहा है। तुम इतनी देर में इतनी रोशनी करके मुझे गोलियों से छलनी कर सकती थी। वो बोली, मैं बीना को गद्दारी की सजा देना चाहती थी, इसलिए तुमसे दूर उस कमरे में आ गई। तुम इतने करीब आ गए हो कि अब बीना का इंतजार करूंगी तो खुद मारी जाऊंगी। मैंने कहा, शिल्पा, अब मैं बताऊं कि तुमने मुझे बिल्कुल ही अकल से पैदल समझा है। क्या मुझ में इतनी सी भी अकल नहीं कि आदमी को पराई चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए? मैंने तुम्हारी अटैची से सिर्फ साइलेंसर लिया है, रिवॉल्वर मेरा अपना है। जरा इसे गौर से देखो और ये भी सोचो कि तुम्हारे कहने के बावजूद मैंने आजमाइश के तौर पर ट्रिगर को क्यों नहीं दबाया। वो सहम कर आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे रिवॉल्वर को देख रही थी। मैंने कहा, तुम्हारे पिस्तौल की गोली मुझे मारेगी और मेरे रिवॉल्वर की गोली तुम्हें। मौत दोनों को आएगी और ये जरूरी नहीं कि पिस्तौल की एक गोली मेरी जान ले ले। बिना आते ही मुझे अस्पताल ऑपरेशन के लिए ले जाएगी। तुम्हारा क्या बनेगा, कालिया की बेटी? बात खत्म होते ही एक रिवॉल्वर की नाल मेरी गर्दन से आकर लगी। एक मर्दाना भारी भरकम आवाज सुनाई दी, डोंट मूव। मैडम अकेली नहीं है, तुम इस कोठी का मेन स्विच ऑन करने वाले को भूल गए थे। मैंने हंसते हुए शिल्पा से कहा, किस पागल के बच्चे को बॉडीगार्ड बना रखा है? ये नहीं जानता कि मैं इतना जीदार हूँ कि गोली खाकर फौरन नहीं मरूंगा। तुम पर भी गोलियों की बौछार करूंगा। इसे अपने पास बुलाओ और हुक्म दो कि अपना हथियार मेरे कदमों में फेंक कर सामने आए। शिल्पा ने उसे हुक्म दिया। वो रिवॉल्वर मेरे कदमों में डालकर सामने बेड के पास आया। मैंने कहा, आराम से बेड पर अपनी मलिका आलिया के साथ बैठो। वो हिचकिचाने लगा। मैंने सख्ती से कहा, कम ऑन, बैठ जाओ। वो बैठ गया। मैंने शिल्पा से कहा, हथियार डालोगी या हम दोनों एक दूसरे की गोलियों से मरेंगे? मैं वादा करता हूँ, पिस्तौल फेंक दोगी तो तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। उसने मजबूर होकर पिस्तौल मेरे सामने फेंक दिया। मैंने फर्श पर पड़े हुए पिस्तौल और रिवॉल्वर को उठाते हुए कहा, मैदान जंग में आने से पहले अपने मुकाबिल के बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल करना चाहिए। क्या तुमने इतनी आम सी बात मालूम नहीं की कि भारत आने से पहले मैं जहानत, चालाकियों और मक्कारियों की तरबियत कैप्टन अमीर हमजा से हासिल करता रहा था? अब तुम भी कुछ चालाकी सीखो। ये लो रिवॉल्वर और साइलेंसर। ये वही फालतू सामान है जिसे तुमने मेरे हाथों में पहुंचाया था। शिल्पा ने हैरानी और बेयकीनी से अपने सामने पड़े हुए रिवॉल्वर और साइलेंसर को देखा, फिर उसे उठाकर उसके ट्रिगर को बार बार दबाया। वो दबता गया मगर एक भी गोली न चली। शिल्पा के हाथ ढीले पड़ गए। रिवॉल्वर बिस्तर पर गिर पड़ा। मैंने फौजी अंदाज में सैल्यूट करते हुए कहा, मैं उस्ताद मोहतरम कैप्टन अमीर हमजा को सलाम करता हूँ। मैंने फौजी अंदाज में सैल्यूट किया था लेकिन दिल में कहा था कि मैं मोहतरम उस्ताद कैप्टन अमीर हमजा को सलाम करता हूँ। शिल्पा मेरे दिल की बात नहीं सुन सकी थी। उसने तो यही देखा कि मैं उसके सामने खड़ा
सलूट कर रहा था। वो हैरान भी हुई और खुश भी कि मैं उस पर गालिब आने के बावजूद उसे सलूट कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात इंसान खुशफहमी में मुब्तला होता है कि उससे सबकत ले जाने वाला उसकी बर्तरी को सलाम कर रहा है। शायद सबकत ले जाने वाले का एहसास कमतरी उसे जीतने के बावजूद सलाम करने पर मजबूर कर रहा है। वो बोली, मेरी तरह तुम भी ताकतवर हो जिस्मानी तौर पर, और मेरे वसी ज़राए और इख्तियारात के बल पर तुम मेरे बराबर हो। आइंदा हम दोनों एक होकर बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। मैंने कहा, कुत्ते की बच्ची, अपने उन उस्ताद मोहतरम को सलाम कर रहा हूँ जो खुफिया हाथ के भी बाप हैं। वैसे मैंने वादा किया था कि तुम अपना पिस्तौल फेंक दोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो बोली, दलेर मुसलमान जो जबान देते हैं उस पर कायम रहते हैं। मैंने कहा, बेशक मैं अपनी जबान पर कायम रहूंगा। तुम जिंदा रहोगी, लेकिन ये तो वादा नहीं किया कि तुम अपने बाप की तरह दोनों पांव से अपाहिज नहीं हो सकोगी। वो सहम कर बोली, क्या कह रहे हो? तुमने कहा था कि मुझे गोली नहीं मारोगे। मैंने कहा, गोली मारने का मतलब ये नहीं कि जान से मारूंगा। अगर तुम बात पकड़ रही हो तो चलो, तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। तुम्हारी एक टांग की तरह दूसरी टांग को भी अपने दोनों खाली हाथों से तोड़ दूंगा। वो खौफजदा होकर अपने बॉडी गार्ड को देखने लगी। मैंने गार्ड को गोली मार दी। शिल्पा ने इत्मीनान का सांस लेकर अपने गिरबान की जिप को पकड़कर जरा नीचे किया। उसके सीने पर एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, मैं असल शिल्पा नहीं हूँ। वो बेड पर खिसकते हुए बेड के सिरे पर आई। फिर पहले की तरह ऊंची आवाज में बोली, मैं मानती हूँ तुम गैर मामूली तौर पर ताकतवर हो, अपने हाथों से मेरे पैर की हड्डी तोड़ सकते हो, मगर ये मर्दानगी नहीं है। फिर वो बिल्कुल ही धीमी आवाज में बोली, शिल्पा छुपी हुई है, मैं उसके गन पॉइंट पर हूँ। वो दूसरी बार ऊंची आवाज में बोली, अगर वादा करो कि मुझे जख्मी भी नहीं करोगे तो मैं रॉ के खिलाफ ऐसे अहम राज तुम्हारे हवाले कर दूंगी जिनके बायस रॉ वाले तुम्हारे हाथों की कठपुतली की तरह नाचेंगे। असल शिल्पा को नहीं मालूम था कि वो तमाम राज हमने चुरा लिए हैं। वो असली शिल्पा को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बोलते वक्त मुझे आंख मार चुकी थी। मैंने अनजान बनकर पूछा, वो तमाम अहम राज कहाँ हैं? वो बोली, जहां मैंने तुम्हें कैद किया था उसके दूसरे कमरे में, यानी मेरे बेडरूम में है। हमें यहाँ से फिर वहाँ वापस जाना होगा। मैंने कहा, मैं वो तमाम राज हासिल करने के लिए जरूर वहाँ जाऊंगा, मेरे आगे आगे चलो। वो धीमी आवाज में बोली, शिल्पा ने ताकीद की थी कि मैं उसकी तरह लंगड़ा कर चलूं। वो जरा लंगड़ाते हुए मेरे आगे चलने लगी। कमरे के बाहर आकर धीमी आवाज में बोली, चोर दरवाजे वाले कमरे में एक ही बल्ब है, वहां पहुंचते ही बल्ब को गोली मार कर तोड़ देना, फिर हम मेन स्विच को ऑफ करके पूरी कोठी में अंधेरा कर देंगे। मैंने तायद की। कहा, जब तमाम अहम राज हमारे पास हैं तो हमें वहां वापस जाकर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैंने चोर दरवाजे वाले कमरे में पहुंचकर देखा, वहां एक बल्ब रोशन था। उससे कुछ फासले पर मेन स्विच नजर आ रहा था। अगर मैं तारीकी किए बगैर मेन स्विच बंद करने जाता तो कहीं छुपी हुई असल शिल्पा हम पर गोलियां चला सकती थी। अब तक उसने बीना को मेरे सामने पेश करके गन पॉइंट पर रखा था। वो मुझे हलाक करके अपने बाप कालिया के लिए प्रॉब्लम पैदा नहीं करना चाहती थी। मैंने फौरन ही बल्ब का निशाना लेकर फायर किया। गोली चलने की आवाज के साथ ही कमरे में तारीकी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और दौड़ता हुआ मेन स्विच बोर्ड के पास आकर उसे बंद कर दिया। उसके बाद पूरी कोठी तारीक हो गई। वो बोली, मेरा हाथ छोड़ो और दीवार से लगकर अपने बाएं तरफ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती रहूंगी। चोर दरवाजा अगरचे रोशनी में नजर नहीं आता, उसे खोलने की टेक्निक मैं जानती हूँ। मुझे एकदम शुबा हुआ। चोर दरवाजा अगर रोशनी में भी नजर नहीं आता था, लेकिन मैंने एक बार बीना के साथ बाहर आकर उसे याद रखा था कि वो किधर है, और अभी बल्ब तोड़कर अंधेरा करने से पहले भी दरवाजा नजर न आने के बावजूद मेरी याददाश्त ने बताया था कि वो चोर दरवाजा किधर है। यानी मुझे वहां तक पहुंचने के लिए दाएं दीवार से लगकर जाना चाहिए था, जबकि वो मुझसे हाथ छुड़ाकर बाएं तरफ चलने को कह रही थी। हो सकता है वो गलती से ऐसा कह रही हो। असली छुपी हुई शिल्पा से खौफजदा रहने के बायस कुछ बदहवास हो गई हूँ। लेकिन मुझे सबसे पहला सबक यही सिखाया गया था कि मैं अपने साए पर भी भरोसा न करूं। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। हाथ छोड़ते ही वो तारीकी से फायदा उठाकर चोर रास्ते से जाकर उसे अंदर से बंद कर सकती थी। मैंने कहा, तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा तो तारीकी में भटक जाऊंगा, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ ही दीवार से लगकर चलूंगा। वो बोली, ओ तुम समझते नहीं हो, दरवाजा खोलने की टेक्निक ऐसी है कि दोनों हाथों से खोलना है। जब हम दीवार से लगकर चल रहे हैं तो हाथ पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा, एक शर्त पर छोड़ूंगा। वो बोली, क्या मुझे दुश्मन समझकर शर्त मनवा रहे हो? मैंने कहा, मैं दोस्त बनकर एक प्यार भरी शर्त मानने को कह रहा हूँ।
वो बोली, तुम्हारी प्यार भरी हर शर्त मंजूर है, बोलो। मैंने कहा, तुमने शिल्पा की कैद से निकालते ही मुझे एक प्यार भरी गर्मी दी थी। मेरे होंठों पर अब तक उसकी आंच आ रही है। बस मेरी जान, मेरे होंठों पर वही अंगारा दहका दो। वो धीमी हंसी के साथ बोली, तुम बड़े वो हो। उसका एक हाथ मेरी गिरफ्त में था, वो दूसरा हाथ मेरे शाने पर रख कर अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाई। मैंने उसकी सांसों की गर्मी महसूस करते ही उसे हौले से धक्का देकर पीछे हटाया। फिर कहा, तुम्हारा ये हाथ मेरी गिरफ्त में रहेगा या मैं मेन स्विच ऑन करके रोशनी करूं। तुम बीना नहीं शिल्पा हो। वो बोली, ये क्या कह रहे हो? अंधेरे में अपनी बीना को नहीं पहचान रहे? मैंने कहा, पहचान लिया है। बीना से मेरा कोई रूमानी ताल्लुक नहीं है, वो मेरे काम आ रहे हैं, मैं उसके काम आ रहा हूँ। वो तुम्हारी वफादार रहती, मगर तुम्हारे शैतान बाप ने उसे बेटी की हमशक्ल बनाकर बेटी कहने के बावजूद उसकी इज्जत से खेलना चाहा, मगर खुशकिस्मती से वो बच गई। उसे तुम्हारे लाखों रुपए के मुकाबले में अपनी आबरू अजीज है। वो हालात से मजबूर होकर मुजरिम बन गई, लेकिन गुनाहगार न बन सकी। अगर तुम बीना होती तो मेरी एक कॉल पर कॉल गर्ल की तरह यूं मेरे करीब ना आती। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने पूछा, हाथ छुड़ा कर कहां जाओगी? क्या अब भी तुम्हारे फरार का रास्ता रह गया है? वो बोली, इतना तो यकीन है कि तुम अपनी जबान पर कायम रहोगे, मुझे गोली नहीं मारोगे। मैंने कहा, अभी तुम्हारे झूठ बोलने और फरेब देने से पहले मैंने वादा किया था। वादे का मतलब ये नहीं होता कि सच्ची जबान पर कायम रहने वाले को बार बार धोखे देती रहो। अंदर चोर दरवाजे के करीब बीना की आवाज सुनाई दी। फरमान, जब तक कोठी में रोशनी रही मैं छुपकर शिल्पा की तमाम हरकतें देखती रही। ये मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी। इसने अपने एक मुसल्ला मातहत को बाहर छुपा रखा था ताकि वो मुझे गोली मार दे या मुझे उसके सामने पकड़ कर ले आए। लेकिन मैं कोठी के पिछले दरवाजे को जरा सा खुला देख कर मोहतात हो गई। वो मुसल्ला मातहत जहाँ छुपा हुआ था वहाँ मैंने पीछे से उस पर हमला किया। उससे गन छीन कर मालूम किया शिल्पा अपने एक बॉडीगार्ड के साथ यहाँ है। मैंने गन के दस्ते से उसको मार कर बेहोश कर दिया है। बाहर कोई खतरा नहीं है। शिल्पा इधर चोर दरवाजे तक नहीं आ सकेगी, तुम इसे बाहर ले चलो। मैं उसे खींचता हुआ बाहर लाया। बीना भी हमारे पीछे आई। उसने कहा, तुम अपनी जबान पर कायम रहो, गोली न चलाना, मैं चलाऊंगी। इसे जिंदा छोड़ा गया तो ये भेद खोल देगी कि तुम एक हमशक्ल शिल्पा के साथ फरार हो गए हो। शिल्पा ने कहा, मैं कसम खाती हूँ मैं भेद नहीं खोलूंगी। बीना ने कहा, मैं तुम्हारे बाप की कमीनगी को देख चुकी हूँ, तुम भी अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे बाप कालिया और दूसरे वफादार मेरे माँ बाप और बहन भाई को हलाक नहीं कर सकेंगे। मैं उनकी हिफाजत करूंगी। शिल्पा गिड़गिड़ाने लगी, अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। बीना ने रिवॉल्वर से निशाना लेकर तड़ातड़ उसके चेहरे पर गोलियां मारी। गोलियों ने उसके चेहरे को यूं छलनी कर दिया कि आइंदा कोई उसे सूरत से पहचान नहीं सकता था। उसकी मौत के बाद भी बीना शिल्पा की हैसियत से जिंदा रहने वाली थी। उस इलाके में रात के वक्त बड़ी देर तक फायरिंग हुई थी। हम किसी के आने से पहले मुर्दा शिल्पा के लिबास की तलाशी लेकर एक मोबाइल फोन और एक छोटी नोटबुक निकाल कर वहां से भागते हुए चले गए। फिर एक सड़क के किनारे पहुंचकर तेजी से चलने लगे। मैंने कहा, उसकी मौत जरूरी है। ये भी जरूरी था कि उसकी लाश पहचानी न जा सके। आइंदा रॉ वाले इस धौंस में रहेंगे कि वो जिंदा है और रॉ के तमाम राज उसके पास महफूज हैं। वो बोली, ये अच्छा हुआ मैंने वापस आने में देर की। मैंने कहा, देर हो गई या जानबूझकर देर की? वो बोली, मैं इत्मीनान करना चाहती थी कि शिल्पा यहाँ से जा चुकी है। अगर वो जा चुकी होती तो हालात कुछ और होते। मैंने एयरपोर्ट पहुंचकर मालूम किया कि अभी जो फ्लाइट लंदन गई है उसके मुसाफिरों में रत्ना देवी शिल्पा का नाम है या नहीं। काउंटर गर्ल ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, फिर बताया कि रत्ना देवी उस फ्लाइट से जाने वाली थी, लेकिन वो तैयारे में सवार नहीं हुई, उनसे फ्लाइट मिस हो गई। ये मालूम होते ही एयरपोर्ट से मोहतात होकर तुम्हारी तरफ वापस आई। मैंने कहा, तुम बहुत ज़हीन हो, अब बताओ कहाँ जाना है और अपना हुलिया कहाँ तब्दील करना है। वो बोली, अब ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी। कालिया के तमाम मातहत मुझे शिल्पा समझकर मेरे अहकामात की तामील करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए